Hi. Hello. 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 Hello, sir. How are you? I'm good. I'm good. Are you able to see Yes. me Yes. I can hear you. and hear me also? Yeah. Clearly. Uh, okay. Cool. So, shall we start? एक सेकंड. एक हाँ. Yeah, we can start now. Okay. Cool. So, first of all, thank you so much for joining us live today. So, before starting, मतलब I want you to introduce yourself and about the company कि आपने कब start करी थी and also about the journey कि आपकी शुरुआत कैसे हुई before what you were doing before starting consultancy ventures. Well, I did my engineering and then MBA in finance from University of Delhi in 2001. और उसके बाद मैंने एक entrepreneurship venture किया था IIT दिल्ली IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के कोचिंग सेंटर लगाए थे. Okay. तो वो बहुत अच्छा चला. फिर एक पॉइंट आया जब मुझे लगा कि बहुत कंपटीशन हो गया है, तो इसलिए मैंने नारायणा इंस्टीट्यूट को एग्जिट किया वो सेंटर्स. और मैंने दोबारा माय ब्रेड एंड बटर वाज फाइनेंस, सो आई जॉइंड फाइनेंस जॉब. सो मेरे को डिलॉयट एंड टूश जो बिग फोर की पार्ट है वहां पे मैंने जॉब किया. और वहां पे मैंने फाइनेंशियल स्किल्स को डीपली सीखा और प्राइवेट इक्विटी, ड्यू डिलिजेंस, वैल्यूएशन, वेंचर कैपिटल, सारी चीजें सीखी. और वहां पे करने के बाद मेरी एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई. मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का जो वेंचर आर्म है, ब्रांड कैपिटल, उन लोगों ने ले लिया. और वहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी. वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं एमटीएस में चला गया, रशियन टेलीकॉम कंपनी में, जहां पे मैंने $2.5 बिलियन का डेट रेज किया उनके लिए. बहुत ही डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में वो डेट रेज किया. और लास्टली मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था एक 1500 करोड़ की कंपनी का, डीएलआई, जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड गुगनहाइम पार्टनर्स की कंपनी थी. और गुगनहाइम पार्टनर्स बहुत ही बड़ा फंड था और अभी भी है. $295 बिलियन का फंड है. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करना वो सब उसमें था. उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फाइनेंस का एक कंपनी लगाऊंगा, बिकॉज आई हैव लर्नड ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ फाइनेंस. और फिर मैंने 2016 में कंसल्टेंसी वेंचर्स लॉन्च किया. और आज जिस टाइम हमने लॉन्च किया था तो स्टार्टअप इंडिया में 436 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड थी 2016 में. और आज 1,20,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं. तो मतलब ओवर द लास्ट 8-9 years वी हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया. बहुत पिवटल रोल रहा है हमारा. हमने 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प किया है इन द लास्ट 8-9 years. और इट हैज बीन अ वेरी फुलफिलिंग जर्नी. I won a number of awards, including as the best startup supporter by Dr. Kiran Bedi for our work in the STEM field. And I'm also a venture advisor with a Canadian venture capital fund called Loyal VC. And we have invested in 363 companies, 365 companies across 63 countries. तो Amazing. इस दौरान मैंने 300 से ज्यादा टॉक्स करी हैं, इवेंट्स करे हैं, पैनल डिस्कशंस करे हैं with all the top academia and corporate platforms
including all the IITs and IIMs, and I was a Shark Tank at IIT Delhi event. Hmm. So, and also my views are sought by business and media publications like Business and Economy, Business World, CNN News 18, Venture Capital TV. In Hmm. fact, I've done 51 shows for Venture Capital TV as well. अच्छा, अमेजिंग। सो उसमें मतलब ऑब्वियसली दैट्स अमेजिंग जर्नी, और इतना एक्सपीरियंस भी आपको, यू हैव सीन द होल एरा है, आई मीन टू से कि। एंड आल्सो जस्ट वांटेड टू आस्क कि जब आपने स्टार्ट किया था, एज यू ऑलरेडी मेंशन कि उसमें इतना कल्चर डिसेंट्रलाइज नहीं था, स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना डिसेंट्रलाइज नहीं था, नॉट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है एज अ चेंज, एज एन इकोसिस्टम की, व्हेन, ठीक, जब 2014-16 में जो जब था और अभी के सिस्टम में, क्योंकि नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट, तो मेजर चेंजेस जो एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट में या फिर कल्चर में जो आपको डिफरेंस लगता है? देखिए अब क्या है, एक्सपोजर लेवल बहुत बढ़ गया है। अभी शार्क टैंक देख के लोग टीयर 2 टीयर 3 टाउन वाले भी नॉर्मल नॉर्मल हम्म। टर्मिनोलॉजीज उनको आ गई हैं। मोनेटाइजेशन क्या होता है, हम्म। कैक क्या होता है। और जो हम्म। हमारा टाइम था तो उस टाइम में इंटरनेट भी अच्छा अवेलेबल नहीं था, तो उसके बाद जियो आया और हम्म। जियो ने 4G के रेट्स एकदम क्रैश कर दिए। हम्म। और इनफैक्ट जियो के जो रेट्स क्रैश हुए उसके बाद एयरटेल और वोडा ने भी रेट्स क्रैश करे, तो हम्म। एक इंटरनेट इकोनॉमी क्रिएट हो गई। और राइट। वो इंटरनेट इकोनॉमी इज द रीजन वाई उसके बाद ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स गॉट क्रिएटेड। हम्म। और आज का जो D2C बूम है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बूम है, दैट इज ऑल्सो रेस्टिंग ऑन द चीप इंटरनेट प्रोवाइडेड बाय द टेलीकॉम कंपनीज। और आजकल का जो एनवायरनमेंट है, SaaS इज इजीली अवेलेबल, हम्म। CRM इज इजीली अवेलेबल, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारी कंपनीज हैं जो दे रही हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है। और कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर बहुत कंपनीज हैं। चैट जीपीटी आ गया है जिससे कंटेंट मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है। हम्म। तो मतलब एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है कि एक एंटरप्रेन्योर को अगर स्टार्ट करना है तो वो प्लग एंड प्ले करके स्टार्ट कर सकता है कि हम्म। यहाँ से ये सर्विस ले ली, यहाँ से ये प्लेटफॉर्म ले लिया, यहाँ से टीम बना ली और उन सबको मैनेज करके कंपनी क्रिएट कर दी। हम्म। तो उसी तरह से फंडिंग इकोसिस्टम भी काफी मैच्योर हो गया है अभी। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो, आप अगर देखो तो हाउसवाइफ भी पैसा डाल रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी पैसा डाल रहा है। हम्म। और मतलब जो फंडिंग का इकोसिस्टम है वो भी काफी डेवलप्ड है। राइट। सो डेफिनेटली थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हुआ, बट नाउ entrepreneurship is not for everyone, right? क्योंकि इसमें challenges भी इतने ज्यादा हैं, एज अ पर्सन लाइक यू हैव टू फेस लॉट ऑफ challenges and difficulties जो सबके बस की बात भी नहीं होती है। नाउ एवरीवन can't face that, right? So as a entrepreneur आपको क्या लगता है कि वो ऑल आर द परफेक्ट पर्सन टू स्टार्ट, और कब स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि लोगों के पास आइडिया होता है एंड दे आर इन कंफ्यूजन की जॉब छोड़ दें या फिर वी शुड कंटिन्यू डूइंग दिस अपार्ट फ्रॉम जॉब। तो एक वो जो डायलेमा होगा उसको कैसे फिगर आउट करें कि हाँ, नाउ दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट? देखिए हर हर आदमी का जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है वो अलग होता है। अगर किसी आदमी को इतनी ही सपोर्ट है फैमिली से कि वो डिग्री कर पाए, उसके बाद सपोर्ट नहीं है, तो नेचुरली वो आदमी 10 बार सोचेगा कि मैं जॉब ही ले लूं। और जहां तक जो जॉब कर रहे हैं, अगर वो साइड में कोई कंपनी शुरू करते हैं, हम्म। अगर जिस दिन उनको फर्स्ट 2-3 कस्टमर्स मिल जाते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है इसका प्रोडक्ट मार्केट फिट क्रिएट हो गया है और इसमें मार्केट है इस प्रोडक्ट की, और वंस दे हैव अ इन्वेस्टर आल्सो, हम्म। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम टू लीव द जॉब। और कई लोग स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मार्क जकरबर्ग ने कॉलेज छोड़ा और स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, तो इसका मतलब हम भी कॉलेज छोड़ के करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 95% जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो पूरी एजुकेशन करने के बाद आए हैं। राइट। तो इस वजह से आप ये मत सोचो कि डिग्री छोड़ने से आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। हम्म। तो क्योंकि जो आप जो
एजुकेशन पूरी करते हो वो आपको लाइफ लॉन्ग एक सपोर्ट की तरह रहती है आपके पीछे। हम्म और जो एलुमनाई नेटवर्क है वो भी बहुत बड़ी हेल्प में रहता है आपके पीछे। तो मेरे हिसाब से आपको एजुकेशन तो कंप्लीट पूरी करनी चाहिए, बल्कि आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल्स हैं और वो खुद ही काफी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। और हम्म अगर आप वो सपोर्ट नहीं भी प्रोवाइड कर रही हैं तो आप दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फंडिंग दे रहे हैं, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया के अंडर आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद आईआईटी रोपड़ एंड आईएम अमृतसर। तो हम्म उसके अंदर जो सपोर्ट प्रोवाइड हो रही है वो 6-6 करोड़ की, 12-12 करोड़ की, 50-50 लाख एक एक स्टार्टअप में डाल रहे हैं। राइट। तो उसमें बाहर की कंपनीज भी आ रही हैं, दूसरे कॉलेजेस की कंपनीज भी पिच कर रही हैं। तो आप जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वहां पे आप पिचिंग करके आप अपनी फंडिंग ले सकते हैं। हम्म तो और उसके लिए कॉलेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने ड्रॉप आउट भी किया है तो दे हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड, राइट? सो अभी यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद देम, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड अलग है या उनका टाइम अलग था, राइट? अभी क्या है कि एटलीस्ट यू शुड हैव अ सेफ साइड, क्योंकि जो उसमें मतलब होस्ट करना इज नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग और राइट थिंग टू डू, राइट? और मतलब डेफिनेटली अगर मार्क जकरबर्ग को देखा जाए तो उसका प्रोडक्ट रेडी हो गया था, उसका प्रोडक्ट बहुत सारे कैंपसेस में स्टार्ट हो गया था, उसको फंडिंग मिल गई थी, तो उसको समझ में आ गया था कि ये प्रोडक्ट बहुत आगे जाएगा। उसके पास ऑप्शन कोई नहीं थी कि उसका टाइम नहीं था डिग्री करने का। राइट। तो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, राइट। तो जैसे फंडिंग की आपने बात करी एंड यू आर आल्सो हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स इन फंडिंग साइड, राइट? सो बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि फंडिंग का जो एक मीनिंग है उन्होंने चेंज कर दिया। नाउ एवरीवन स्टार्ट कंपनी टू जस्ट टू रेज फंड, की चलो ये कर लेते हैं, नाउ आई विल रेज फंडिंग ऑन दिस मैट्रिक्स, ये कर लेते हैं तो फिर ये फंडिंग मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट जो चलाता जा रहा है कि कंपनी उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट नहीं करनी है, बस फंडिंग के लिए स्टार्ट करनी है। एंड इसी चक्कर में आई बिलीव कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जो फेल हो जाते हैं या फिर उनको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है स्केल करने में। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि क्या राइट टाइम है फंड उठाने का? एंड एंड इज इट राइट कि अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको खुद के पैसे डालने ही पड़ेंगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू बिल्ड अ प्रोडक्ट? नहीं, आप स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग के टाइम पे आपको कोई 20% इक्विटी लेके 20 लाख रुपए दे रहा है, तो हम्म अगर आपको लगता है कि वो 20% इक्विटी देनी चाहिए तो आप ले लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट इतना शानदार है कि इस स्टेज पे आपको 20% इक्विटी नहीं देनी चाहिए 20 लाख रुपए के लिए, तो नेचुरली फिर आपको थोड़ा अपने बूटस्ट्रैपिंग करनी पड़ेगी। राइट। और बूटस्ट्रैपिंग करके आप 3 लेवल्स होते हैं: प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मार्केट फिट। जितना आप प्रोडक्ट मार्केट फिट के पास जाएंगे हम्म उतना आपको ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगी और ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हम्म अगर आप बूटस्ट्रैप करके प्रोडक्ट मार्केट फिट की तरफ जा सकते हैं जिसमें कि प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, कस्टमर भी दिख जाता है, थोड़ी सेल भी हो जाती है, मार्केटिंग चैनल्स भी सेट हो जाते हैं, हम्म तो उस लेवल पे आपको मोटे पैसे मिलेंगे जिससे आप बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हो कंपनी के लिए। और जहां तक शुरू की फंडिंग की बात है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली हमेशा बैक करते हैं बिकॉज वो आपको जानते हैं। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप पैसे ले सकते हो और कन्वर्टेबल पे ले सकते हो कि मतलब ये जब कंपनी नेक्स्ट 1-1.5 ईयर्स में नेक्स्ट राउंड करेगी तो उसके 20% डिस्काउंट वैल्यूएशन आपको मिलेगी। तो उससे आपका ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा, ज्यादा इक्विटी भी नहीं देनी पड़ेगी और आप कम डाइल्यूशन में ज्यादा अचीव कर सकते हो। राइट राइट, बिल्कुल। एंड जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी होती है, बट आई हैव सीन वन कॉमन प्रॉब्लम इज टीम बिल्डिंग, राइट? जब आप शुरू करते हो तो आपको पता नहीं है कि एंड द फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग अ राइट को फाउंडर, उसके अलावा जो टीम में आपके मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास पैसे भी कम होते हैं। फाइंडिंग अ राइट पीपल इन लेस मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास पैसा है तो यू कैन पे एनी बडी और कितना भी अमाउंट मांगे, लेकिन कम पैसे में उतने पैशनेट लोग एंड जज्बे वाले लोग खोजना काफ़ी मुश्किल है।
तो आपका क्या सजेशन होगा फॉर पीपल स्टार्टिंग एंड इवन दोज हु आर ऑलरेडी रनिंग अ सक्सेसफुल कंपनी? अच्छे लोग मिलना काफी मुश्किल हो गया है, उनको कैसे ढूंढे? देखिए, अगर आपको अच्छे एटीट्यूड वाला आदमी मिल रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसको ट्रेनिंग देके जो जिस चीज में काम कराना चाहते हैं वो तो ट्रेन आप कर ही सकते हम्म। हो। सो एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैंने देखा है जो थोड़ा स्ट्रगल करके आए होते हैं, सेकंड टीयर 2 टीयर 3, उन लोगों में जज्बा ज्यादा होता है और एटीट्यूड भी उनका बेटर होता है, हम्म। बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। राइट। तो उनको अगर आप थोड़ा कॉम्पेंसेट सैलरी में कम कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप ईसॉप दे दो तो उस ईसॉप को लेने के लिए वो 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करेंगे, तब जाके उनको ईसॉप वेस्ट होगी। तो हम्म। वो एक अच्छा तरीका है। दूसरा ये है कि अगर आपको को फाउंडर ढूंढना है तो आपको ऐसा को फाउंडर ढूंढना चाहिए जो आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करता हो। राइट। जो स्किल्स आपके पास नहीं है वो स्किल्स उसके पास होने चाहिए। हम्म। दूसरी बात ये है कि आपका जो सोच का तरीका है, अगर उसकी सोच का तरीका अलग है तो एक तरह से ये एडवांटेज है आपको कि आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा हर चीज के ऊपर। और तीसरा वो है कि जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप सॉल्व कर रहे हो वो उसका पैशन सेम होना चाहिए उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। राइट। लेकिन अगर आप को फाउंडर ढूंढने की बात करें तो वो तो आपको लिंक्डइन पे भी मिल सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी मिल सकता है, एलुमनाई ग्रुप्स में भी मिल सकता है, वो कहीं से भी मिल सकता है हम्म। आपको। हम्म। एंड जैसा हमने देखा है कि लोग रेडी हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं या कर सकते हैं, बट इट जस्ट दैट कि आपको पूछना पड़ेगा, यू हैव टू आस्क। अगर आप जब तक किसी से हेल्प मांगोगे नहीं तब तक नो वन इज गोइंग टू डू दैट, राइट? नाउ एवरीवन इज डूइंग देयर ओन स्टफ। और मैंने देखा है कि जब आपको कुछ चाहिए किसी से तो डेफिनेटली आपको मांगना पड़ेगा वो चीज़। एंड पीपल आर वेरी सपोर्टिव स्टार्टअप इकोसिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे आई हैव सीन कि कोई किसी से द्वेष नहीं रखता है। नाउ एवरीवन सेज कि एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े एंड एवरीवन डू अ गुड थिंग। तो वो चीज़ तो होती है डेफिनेटली। तो अगर एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर मैं कुछ सोच रहा हूँ करने की, मेरे पास कुछ एक आइडिया है, तो सबसे दो चीज़ें कंट्रोवर्शियल है कि एक पहले टाइम हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं आप पहले टाइम देखो कि कितनी बड़ी टाइम है, या फिर क्या क्या चीज़ें आप बोलते हैं कि टीम पे ध्यान दो, या बोलते हैं प्रोडक्ट कितना स्केल हो सकता है, तो मार्केट साइज देखो, या फिर जो आपके जो कस्टमर होने वाले हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक होना चाहिए जब आप शुरू कर रहे हो, या आपको लगा कि हाँ दिस इज अ प्रॉब्लम आई नीड टू सॉल्व, तो किस चीज़ पे आपको रिसर्च करना चाहिए और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप? देखिए, मेरे हिसाब से आइडिया स्टेज से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे आना और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना हम्म। और उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट मार्केट फिट तक लेके जाना, ये सबसे मुश्किल स्टेप्स है। हम्म। लेकिन अगर फाउंडर के पास क्लैरिटी ऑफ माइंड है तो वो ये स्टेप्स काफी आसानी से अचीव कर सकता है। और अरे। जब एक फाउंडर कहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है और 70% ग्रोथ रेट पे बिक रहा है, तो उसके जो प्रोडक्ट है उसमें टेल विंड्स है। तो हम्म। एक ऐसा सेक्टर जिसके अंदर टेल विंड्स हो और कंपनी ऑलरेडी परफॉर्म करके दिखा रही हो, ये पहली चीज है। हम्म। दूसरी चीज है कि वो जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है उस सेक्टर के अंदर कोई ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई हो जिसकी वजह से वो अभी लंबा जाएगा। जैसे कोविड आया तो ऑनलाइन लंबा चला गया, तो राइट। उस टाइप से कोई टेलविंड्स होनी चाहिए उसके अंदर, सेक्टर के अंदर। और तीसरी चीज वो टीम है जो उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए खड़ी की गई है। तो वो टीम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके कितनी कमिटेड है, बिकॉज स्टार्टअप इज अ लॉन्ग टर्म गेम। और चौथी चीज ये है कि वो जो फंड मांग रहा है वो किस चीज के लिए मांग रहा है, उसको यूटिलाइज कैसे करेगा। और अगर मैं उसको कहता हूं कि आज तेरे को 10 करोड़ मिल रहे हैं, तो वो 10 करोड़ से क्या अचीव करके दिखाएगा, कितना रेवेन्यू करके दिखाएगा, कितने टाइम में करके दिखाएगा, कौन से टारगेट्स अचीव करेगा जिसके बाद वो कहेगा कि अब मेरे को अगला राउंड चाहिए। हम्म।
तो ये तीन चीजें सबसे मोटी, बहुत मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी उसके बाद अगर आप देखने चलो तो टैम सैम सोम है, जो मार्केट साइज है, कंपेटिटर्स हैं कौन से हैं, उनसे आप बेटर कैसे हो, और जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या नहीं, जो आप डिसरप्टिव स्टार्टअप बना रहे हो तो वो कैसे डिसरप्ट करेगी, वो टेक्नोलॉजी से करेगी। तो अगर टेक्नोलॉजी से करेगी तो उसमें मोड्स कौन सी हैं, जो कि दूसरा आदमी कॉपी ना कर सके, वो सारी चीजें फिर बाद में आ जाती हैं। राइट। तो एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप में आई हैव सीन कि नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, काफी सारे मीटअप्स होते हैं, लोग मिलते हैं एक दूसरे से, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं या नेटवर्क करते हैं। आई हैव सीन कि एंटरप्रेन्योर्स जिनका आइडिया उतना सेंस नहीं बनाता फिर भी दे हैव रेज फंड एंड दे हैव स्केल देयर कंपनी, बट वहीं पे अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जो काफी यंग है, न्यू है, उसके पास इतना अच्छा खासा नेटवर्क नहीं है, ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट मनी या फिर स्केल इज प्रोडक्ट, अच्छी टीम बनाना, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है फॉर द पीपल हु हैव बेटर नेटवर्क्स इन द इंडस्ट्री या एक्सपीरियंस या फिर अच्छे बैकग्राउंड से वो आते हैं, मे बी आईआईटी और आईएम काइंड ऑफ। देखिए, नेटवर्क बहुत हेल्प करता है। एक बड़ी कॉमन टर्म है जो हमारे यहाँ यूज होती है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो बेसिकली आप मीडियम पे ब्लॉग लिखो, आप सोशल मीडिया पे अपने आइडियाज डालो कि जो आप करना चाहते हो, उसके बाद वो उस टाइप की जो इवेंट्स हैं वहां पे जाके आप लोगों से मिलो, विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करो, पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाओ, उन सारे नेटवर्क को अपडेट्स भेजो कि आपने अभी तक इसमें क्या क्या काम किया है। एक ऐसा रिलेशनशिप बनाओ कि इन्वेस्टर को लगे कि मेरे को इसमें पैसा डाल के इस आदमी के साथ 3 4 5 साल साथ में चलना है और कुछ क्रिएट करके दिखाना है, क्योंकि इन्वेस्टर भी एक पार्टनर की तरह आपके पास आता है। तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के इवेंट्स अटेंड करनी पड़ेंगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे, लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, और ये सारे स्किल्स आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे अगर आप स्टार्टअप फील्ड में हो। और स्टार्टअप फील्ड में जो कॉन्टैक्ट्स काम आते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए काम नहीं आते। हो सकता है आपको बिजनेस मिल जाए वहां से, और हो सकता है आपको मैनेजमेंट नो हाउ मिल जाए, कोई आपको बता दे कि तू ये टेक्निक अडॉप्ट कर अपनी कंपनी में, ये सॉफ्टवेयर अडॉप्ट कर, इस वाला सीआरएम लगा ले। तो मतलब आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको गलती करने से आप बच जाओगे। और अगर आपको अच्छा मेंटर मिल गया जो आप ही की इंडस्ट्री का है, वो आपको 50 ऐसी चीजें बता देगा जिससे आपका मतलब करोड़ों का लॉस होने से बच जाएगा। जो आप गलत जगह वेयर हाउस खोलने वाले थे, या गलत मॉल में गलत रेट पे कोई आउटलेट खोलने वाले थे, या फिर गलत एजेंसी को करना चाह रहे थे, वो सारी गलतियां करने से आप बच जाओगे। तो ये नेटवर्किंग का फायदा है, और स्टार्टअप फील्ड के अंदर तो नेटवर्किंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ा हुआ है, और उसको नेटवर्किंग आती नहीं करनी क्योंकि वो बहुत सोशल नहीं है। तो उसने एक ऐसी स्टार्टअप खोली जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑफर करती है और पेमेंट गेटवे से पैसे लेती है। बिकॉज ही सेड कि तुषार, मैं फ्रंट फेस किसी भी चीज का रह नहीं सकता, मेरी नेचर नहीं है। तो उसने अपनी नेचर के हिसाब से अपना बिजनेस बना लिया। तो अगर आप बहुत फ्रंट फेसिंग टाइप की नेचर आपकी नहीं है, तब भी आप स्टार्टअप के अंदर कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो आपको आपकी क्वालिटीज के हिसाब से बिजनेस प्लान बना के अर्निंग दे सकता है। अमेजिंग। सो एज अ फाउंडर या इन्वेस्टर आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज किस सेक्टर में, ऑब्वियसली काफी सारे भी बूमिंग सेक्टर हैं, बट आपके हिसाब से जो एक नॉर्मल बंदा विदाउट एनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इसको स्टार्ट कर सकता है एंड स्केल कर सकता है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का टाइम है, और बिकॉज यूएस इकोनॉमी काफी डाउन जा रही है, डॉलर काफी डाउन जा रहा है, उस वजह से क्रिप्टो काफी अप जा रहा है।
बीच में क्रिप्टो काफी डूब गया था। राइट। तो क्रिप्टो के अप जाने की वजह से ब्लॉकचेन और ये वाली टेक्नोलॉजीज भी थोड़ी आगे आ गई हैं। क्लाइमेट एक्शन देखो ऐसा है कि पेरिस अकॉर्ड में जो टारगेट्स दे रखे हैं कंट्रीज को 2030 तक के, उसमें से सिर्फ 20% टारगेट्स अभी तक अचीव हुए हैं, जबकि 2030 में सिर्फ 6 साल का टाइम बचा है। तो सारी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को कार्बन न्यूट्रल करें, और उस दिशा में फंडिंग हो रही है। और राइट। अगर आप क्लाइमेट के क्षेत्र में काम करते हो और इंडस्ट्रीज को कार्बन न्यूट्रल बनाते हो और ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क करते हो जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती, तो आपको फंडिंग भी आसानी से मिलेगी, आपको मार्केट अडॉप्शन भी आसानी से मिलेगी, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट लाइक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम टाइप की सपोर्ट्स भी आपको आसानी से मिलेंगी। और हर इंडस्ट्री कार्बन न्यूट्रल को होना ही है। तो अगर आप ऐसी चीज बनाते हो जो कि उनकी इंडस्ट्री को कार्बन का फुटप्रिंट रिड्यूस करती है, तो उसमें वो नेचुरली अडॉप्शन आपको मिलेगी। और उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई थी, और राइट। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल्ड है। लेकिन ये जो वॉर्स चल रहे हैं इसराइल का और रशिया यूक्रेन का, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ऐसी प्राइस पॉइंट पे दुनिया में सप्लाई करें जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाकी लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स हो, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हो, लाइक टेस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड उस टाइप की नीश प्रोडक्ट्स हो, उसके अंदर भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। राइट। एंड ऑल्सो ईवी अभी भी थोड़ा अच्छा सेक्टर है। सॉरी। ईवी। ईवी। हाँ, ईवी तो नेचुरली आई मीन जितना भी अभी देखो आप कार खरीदने, मैं 1.5 साल पहले कार खरीदने निकला तो सिर्फ मेरे पास टाटा नेक्सॉन की ईवी ऑप्शन थी। बाकी सारी ऑप्शंस जो थी वो या तो सीएनजी की थोड़ी बहुत थी, सब में डिलेज थे, 6-6 9 9 महीने का वेटिंग पीरियड था, और एंड ऑफ द डे जाके मुझे पेट्रोल खरीदनी पड़ी। तो आज का कस्टमर एक ऐसा कस्टमर है जो बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता है। इंडियन सारे बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिक खरीदना चाहता है, और उसको टेस्ला का नाम सुन के उसको लगता है कि मैं टेस्ला ही खरीद लूं अगर अवेलेबल हो। आप देख लो BYD ने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करी, लेकिन BYD के ब्लू स्मार्ट जो है कि जो बड़ी कार्स हैं वो सारी BYD की है। राइट। तो आप देखो अगर अभी मेरे घर से एयरपोर्ट जाना हो, ब्लू स्मार्ट की इलेक्ट्रिक कैब मेरे से 560 रुपए लेती है, लेकिन अगर मैं उबर लेता हूं तो वो 1100 रुपए लेती है। तो मैं एक बेटर कार मुझे आधे रेट पे मिल रही है, विद बेटर ड्राइवर, बेटर कंफर्ट। तो नेचुरली जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो ईवी की तरफ ही है। राइट। तो तो जो होल मार्केट इज गोइंग थ्रू ईवी, और अगले 2-3 साल में ईवी में इतना रेवोल्यूशन होगा कि 50% से ज्यादा जो कार्स इंडिया में बिकेंगी वो ईवी की बिकेंगी। इसमें कोई इसमें कोई शक नहीं है। राइट। एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो काफी अच्छा कर रहे हैं ईवी सेक्टर में धीरे धीरे, और थोड़ा सा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, एंड दैट्स गुड फॉर लाइक एवरीबॉडी। एब्सोल्युटली। राइट। तो मतलब आपकी कंपनी की मैं बात करूँ कंसल्टेंसी वेंचर में भी राइट नाउ, जस्ट वांटेड टू आस्क कि क्या क्या सर्विसेज एक्चुअली में आप प्रोवाइड करते हैं, दोज एंटरप्रेन्योर्स एंड हु ऑल आर द परफेक्ट पर्सन टू रीच आउट टू यू, क्या क्या हेल्प मिल सकती है उनको? हम लोग 3 तरह से हेल्प करते हैं। एक तो कैपिटल अरेंज करते हैं कंपनीज के लिए, दूसरे अपने नेटवर्क से बिजनेस और फ्यूचर राउंड्स ऑफ फंडिंग के लिए हेल्प करते हैं, और तीसरा मैनेजमेंट नो हाउ प्रोवाइड करते हैं जैसे कंसल्टिंग सर्विसेज। और इसके अंदर मैंने पर्सनली 8 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, बट अभी मैं एंजल इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा। मैं जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनके फॉलो ऑन राउंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। तो जो हमारी कंपनी का नेटवर्क है वो अराउंड 450 वेंचर कैपिटल फंड्स, फैमिली ऑफिसेज, एंजल नेटवर्क्स,
एंजल्स, इन सब का नेटवर्क है फ्रॉम इंडिया, सिंगापुर, दुबई, यूएस एंड यूके। तो उस नेटवर्क को यूज करके वी आर प्रोवाइडिंग फंडिंग। और डेट के अंदर वी आर नोन इन द मार्केट एज द कंपनी जो इम्पॉसिबल डेट को भी अरेंज कर देती है। तो मतलब डेट के अंदर वी हैव अ फुल फ्लेजेड मास्टरी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू कंसल्टिंग एंड वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज। और इनफैक्ट एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्विजिशन डील है जो अभी टर्म शीट स्टेज पे है, जो 200 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी है। वो भी हमारी एक बहुत प्रेस्टिजियस डील मानी जाएगी जब मार्केट में आएगा तो। और साइड बाय साइड हम लोग 5 एसएमई आईपीओ भी कर रहे हैं। एक आईपीओ अभी अभी ट्रैफिक सोल कंपनी का चल रहा है जिसमें फंड रेज ऑलरेडी कमिट हो चुका है। और उसकी लिस्टिंग कुछ टाइम में प्लान्ड है। तो एसएमई आईपीओ भी हम लोग करते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। और ये हर स्टेज के स्टार्टअप्स के लिए, चाहे वो अर्ली स्टेज हो या लेटर स्टेज हो। जो अर्ली स्टेज यानी बहुत अर्ली स्टेज अगर स्टार्टअप है तो हम उसका बिजनेस प्लान क्रिएट कर देंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर देंगे, उसको एक्सीलेटर इंक्यूबेटर के पास लेके जाएंगे, एंजल नेटवर्क के पास लेके जाएंगे, एक छोटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर एक ऐसी स्टार्टअप है जिसको 40-50 करोड़ रुपए चाहिए, पूरा इन्वेस्टर का कंसोर्शियम बनाना है और कंसोर्शियम बना के फंडिंग करनी है, तो काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो उसको उस हिसाब से फिर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके फिर वेंचर कैपिटल फंड्स, फैमिली ऑफिसेज उनके पास। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया, आई एम अ वेंचर एडवाइजर विद लॉयल वीसी विच इज अ कनेडियन वेंचर कैपिटल फंड। और द पोर्टफोलियो इज 365 कंपनीज अक्रॉस 63 कंट्रीज। सो उसमें भी हमारा काफी प्रोमिनेंट रोल रहा है पिछले 5-6 साल में। राइट, अमेजिंग, अमेजिंग। तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग विद ऑल दिस बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जितने भी लोग हैं। और लास्ट में मैं ये चाहूंगा कि जो बंदे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप स्टार्ट कर चुके हैं, एक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो आपको रास्ते मिल जाते हैं, राइट। बट जब आप शुरू करते हो तो सबसे डिफिकल्ट वही होता है कि क्या शुरू करें, कब शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही होता है। तो वैसे लोगों के लिए आपका क्या एक लास्ट में एडवाइस रहना चाहेगा कि जो शुरू करने की सोच रहे हैं किसी डोमेन में। देखिए, अगर आपको इतना सपोर्ट है फैमिली का कि आप 6-8 महीने 1 साल बहुत ही लो खर्चे में सरवाइव कर सकते हैं, आपको पैनिक क्रिएट ना हो, आपको इतना फॉल बैक ऑप्शन हो कि नहीं, मैं 1-2 साल तो मैं बिना स्टार्टअप से कमाए निकाल लूंगा। अगर इतना आपका सपोर्ट है तो आप इस फील्ड में निकलो। और आप पहले आप एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढो और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके उसके बारे में लिखना शुरू करो, वीडियोस बनाना शुरू करो, इवेंट्स पे उस सेक्टर के लोगों से मिलना शुरू करो। तो आपको काफी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी कि एक्चुअल में ये सेक्टर कैसे वर्क कर रहा है, इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों आ रही हैं। फिर आप अपना सॉल्यूशन स्टेटमेंट बनाओ। सॉल्यूशन स्टेटमेंट बनाने के बाद आप टीम बनाओ। और टीम बनाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत ही कमिटेड और हम्बल और ऑनेस्ट किस्म के लोग आप रखो अपनी टीम में। उनको ईसॉप्स दो कि कल को उनको भी पैसा मिले जब कंपनी ग्रो कर जाए। उसके बाद आप पीएमएफ करने के बाद फंडिंग ढूंढो और आगे बढ़ो। लेकिन किसी भी हालत में आप अगर आप पैनिक स्टेज पे आ रहे हो तो वो सिचुएशन आप क्रिएट मत होने दो। डिग्रीज अपनी पूरी करो, एजुकेशन पूरी करो। एजुकेशन के साथ साथ आजकल तो हर कॉलेज सपोर्ट करता है कि आप एजुकेशन के साथ साथ स्टार्टअप शुरू करो। तो आप वैसे भी कर सकते हो। और अगर आपको कंसल्टेंसी वेंचर्स का सपोर्ट जब भी चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी ऑन लिंक्डइन। एंड तुषार कंसल इज माय नेम। और लिंक्डइन पे आप सर्च करोगे तुषार कंसल तो आपको मेरा ही प्रोफाइल दिखेगा, ज्यादा तुषार कंसल्स है नहीं। और वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। राइट, ग्रेट। एंड ऑल्सो आई शेयर योर प्रोफाइल विद एवरीवन। तो आप इनको डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे। आई ड्रॉप दैट इन कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। काफ़ी इंसाइट्स मिले हैं इंडस्ट्री के और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई होप कि जितने लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनको हेल्प चाहिए सो आपके पास रीच आउट करें एंड दे शुड गेट द राइट सपोर्ट। एंड ऑल्सो वेलकम अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू। यू टू सर, बाय।